नमस्कार दोस्तों। साल 1950 में आज से करीब 75 साल पहले अगर आप दुनिया के किसी बड़े इकोनॉमिस्ट से पूछते हैं कि भारत और चीन में कौन सा देश भविष्य में एक सुपर पावर बनेगा, तो 90% लोगों का जवाब होगा भारत। क्योंकि भारत के पास अंग्रेज़ों का छोड़ा हुआ एक बेहतरीन रेलवे नेटवर्क था, अंग्रेजी बोलने वाली एक पढ़ी लिखी क्लास थी और सबसे बढ़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था। दूसरी तरफ चीन एक भयंकर गृह युद्ध से जूझकर निकला था, जहां भूखमरी थी, गरीबी थी और कोई मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। यहां तक कि साल 1980 तक भी दोनों देशों के प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम लगभग बराबर थी, करीब 250 से $300। लेकिन दोस्तों, आज की तस्वीर देखिए, चीन की जीडीपी लगभग $18 ट्रिलियन को छू रही है, जबकि भारत की जीडीपी करीब $3.7 ट्रिलियन पर है। यानी कि आज चीन की अर्थव्यवस्था भारत से लगभग 5 गुनी बड़ी हो चुकी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? इन 40 सालों में चीन ने ऐसा कौन सा सीक्रेट फार्मूला इस्तेमाल किया जो भारत मिस कर गया? आज के इस वीडियो में हम किसी प्रोपेगेंडा के बिना पूरी तरीके से फैक्ट, डेटा और इतिहास के जरिए इन पूरी कहानी को एक निष्पक्ष एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले दोनों देशों के पॉलिटिकल सिस्टम को देखना होगा। भारत ने आज़ादी के बाद लोकतंत्र को चुना, जहां हर नागरिक को बोलने की, व्यापार करने की और सरकार चुनने की आज़ादी थी। लेकिन चीन ने चुना कम्युनिज्म, जहां सिर्फ एक पार्टी का राज था, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके लीडर थे माओ से तुंग। शुरुआत में माओ के फैसलों ने चीन को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया। 1958 में माओ ने एक स्कीम शुरू की जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इस योजना का मकसद था चीन को रातों रात एक इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनाना। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? खेतों में काम करने वाले किसानों को जबरन बैकयार्ड में घटिया क्वालिटी का लोहा बनाने के काम में झोंक दिया गया। नतीजा यह निकला कि खेती बर्बाद हो गई और चीन में मानव इतिहास का सबसे भयानक अकाल पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें करीब 3 से 4 करोड़ लोग लगभग भूख से मर गए। इसके तुरंत बाद 1966 में माओ ने कल्चरल रिवॉल्यूशन शुरू किया, जिसने चीन के पूरे एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया। अब आप सोचेंगे, जब चीन इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा था तो भारत क्यों आगे नहीं निकला? यहाँ भारत से ऐसा अलग तरह की रणनीति चूक हो गई थी। भारत ने अपनाया सोशलिज्म और लाइसेंस राज को अपनाया। इसका मतलब था कि अगर आपको भारत में एक छोटी सी भी फैक्ट्री खोलनी है या अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे, दर्जनों लाइसेंस लेने होंगे। सरकार तय करती थी कि किस देश की कारें बनेंगी या कितना कपड़ा बनेगा। प्राइवेट कंपनियों को शक की निगाह से देखा गया था। इसका नतीजा ये हुआ, भारत की ग्रोथ रेट 3 से 4% के बीच में अटक गई, जिसे मजाक में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाने लगा। लेकिन दोस्तों, साल 1976 में माओ की मौत के बाद चीन में एक ऐसा नेता की एंट्री होती है जिसने चीन की पूरी किस्मत बदल दी। इसका नाम था देंग सियाओपिंग। देंग सियाओपिंग एक कट्टर कम्युनिज्म नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल नेता थे। उनका एक बहुत ही मशहूर कोट है, चाहे बिल्ली काली हो या अगर सफ़ेद, अगर वह चूहा पकड़ती है तो वह एक अच्छी बिल्ली है। इसका सीधा मतलब था, विचारधारा चाहे जो हो, अगर देश का विकास हो रहा है और गरीबी दूर हो रही है तो वही सिस्टम सही है। साल 1978 में देंग सियाओपिंग ने चीन में ओपन डोर पॉलिसी लागू की। उन्होंने चीन की बंद अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया और उन्होंने 3 मुख्य चीज़ें की जो भारत ने उस समय नहीं की थी। पहला था कृषि सुधार। चीन ने खेती पर से सरकारी कंट्रोल ढीला किया। किसानों से कहा कि आप सरकार का कोटा पूरा करने के बाद जो चाहे उगाएं और उसे खुले बाजार में मुनाफे पर बेचें। इससे रातों रात ग्रामीण चीन में पैसा आना शुरू हो गया। दूसरा था सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। चीन ने अपने नक्शे पर तटीय इलाकों को चुना, जैसे शेंज़ेन। इन्हें सेज बनाया गया। यहाँ पर विदेशी कंपनी को टैक्स में भारी छूट दी गई, सस्ती ज़मीन दी गई और सबसे महत्वपूर्ण, लेबर लॉ का बेहद आसान कर दिया गया ताकि कंपनियाँ आसानी से फैक्ट्री चला सके। और तीसरी कदम था विदेशी निवेश का स्वागत। चीन ने अमेरिका, जापान और यूरोप की कंपनियों से कहा कि आप अपनी तकनीकी और पैसा हमारे यहाँ लाइए,
हमारे पास दुनिया के सबसे सस्ते और अनुशासित मजदूर हैं। अब बात करते हैं साल 1991 की। भारत को आर्थिक रिफॉर्म यानी कि एलपीजी रिफॉर्म करने पड़े। जब देश कंगाल होने की स्थिति में आ गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह और वीपी नरसिम्हा राव ने भारत की अर्थव्यवस्था को खोला। भारत ने भी तेज ग्रोथ दिखाई, लेकिन यहाँ चीन और भारत के विकास के मॉडल में एक बहुत बड़ा बुनियादी अंतर आ गया। चीन ने पूरा फोकस किया मैन्युफैक्चरिंग पर। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा भी है तो वो भी फैक्ट्री में जाकर मोबाइल असेंबल कर सकता है, कपड़े सिल सकता है, खिलौना बना सकता है। चीन में करोड़ों गरीब किसानों को खेतों से निकाला और फैक्ट्रियों में रोजगार दे दिया। इसके विपरीत भारत ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगभग स्किप कर दिया और सीधे छलांग लगाई सर्विस सेक्टर में। भारत की अंग्रेजी बोलने वाली आबादी की वजह से हम आईटी, सॉफ्टवेयर और कॉल सेंटर के ग्लोबल हब बन गए। इसे कहा जाने लगा वर्ल्ड्स बैक ऑफिस। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। सर्विस सेक्टर में नौकरी केवल उन्हीं को मिल सकती है जो पढ़ा लिखा हो, जिसके पास कंप्यूटर की डिग्री हो और जो अंग्रेजी बोल सकता हो। इसका नुकसान यह हुआ कि भारत के मुट्ठी भर शहरी युवाओं को तो बहुत अच्छी नौकरियां मिली, देश भी अमीर हुआ, लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो गाँव में रहती थी और कम पढ़ी लिखी थी, वो आज भी खेती पर ही निर्भर रह गई। इसके लिए देश में फैक्ट्रियां थी भी नहीं। अगला सबसे बड़ा कारण स्पीड और स्केल। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीन ने जो किया वह अविश्वसनीय है। चीन के पास आज 45,000 किलोमीटर से ज़्यादा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन नेटवर्क है। दुनिया के 10 सबसे बड़े बंदरगाहों में से 7 अकेले चीन के पास हैं। आज सवाल आता है कि चीन इतनी तेज़ी से यह कैसे बना लेता है, जबकि भारत में एक छोटा सा फ्लाईओवर या एक्सप्रेस वे बनाने में सालों लग जाते हैं। यहाँ हमें कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना होगा जो जुड़ी है दोनों देशों के राजनीतिक सिस्टम से। चीन में एक तानाशाही व्यवस्था है। अगर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने तय कर लिया कि बीजिंग से शंघाई तक एक 8 लेन का हाईवे बनेगा और वह रास्ता आपकी ज़मीन से होकर गुजरता है, तो सरकार आपको एक तय मुआवजा देगी और ज़मीन तुरंत ले लेगी। वहाँ कोई कोर्ट केस नहीं हो सकता, कोई विपक्ष विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता, कोई मीडिया सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकता और न ही पर्यावरण संगठन उस पर स्टे ऑर्डर लगा सकती है। लेकिन भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जहां जमीन अधिग्रहण सबसे मुश्किल काम है। किसान आंदोलन कर सकते हैं, मामला सालों सालों तक अदालतों में खिंच सकता है, विपक्ष राजनीति कर सकता है और हर 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, जिससे नीतियाँ भी बदल जाती हैं। बेशक लोकतंत्र नागरिकों के अधिकारों के लिए बहुत ज़रूरी है और हम सबको इस पर गर्व है, लेकिन जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड की आती है तो लोकतंत्र में प्रक्रियाएं बहुत धीमी हो जाती हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर लोग अक्सर बात नहीं करते, वह है ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव संसाधन। डेंग सियाओपिंग ने 1980 के दशक में ही समझ लिया था कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो लोगों को कम से कम बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ देनी होगी। चीन ने अपनी पूरी आबादी को 97% से ज़्यादा साक्षर बनाया। इसके साथ ही चीन की आधी आबादी यानी कि महिलाओं का इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान रहा। माओ से तुंग ने एक नारा दिया, वुमेन होल्ड अप हाफ द स्काई, यानी महिलाएं आधा आसमान संभालती हैं। चीन ने महिलाओं को काम करने के लिए सुरक्षित माहौल और सुविधाएं दी। आज चीन में महिलाओं की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट करीब 60% से ज़्यादा है। इसके मुकाबले भारत में आज भी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, करीब 25 से 30% के आसपास है। भारत ने शुरुआती दिनों में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे आईटीज़ और आईएम्स तो बनाए, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर प्राथमिक शिक्षा थी और सरकारी अस्पताल थे, उन पर दशकों तक पर्याप्त बजट खर्च नहीं किया गया। तो दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस का निष्कर्ष क्या है? क्या भारत हमेशा चीन से पीछे रहेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। आज स्थितियाँ बदल रही हैं और बाजी पलट रही हैं। चीन आज अपनी ही कुछ गलतियों की वजह से बड़ी मुश्किलों से घिर चुका है। पहली समस्या है बूढ़ी होती आबादी। अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण चीन की वर्कफोर्स अब तेजी से बूढ़ी हो रही है, यानी चीन अमीर होने से पहले ही बूढ़ा हो रहा है। दूसरी समस्या है चीन की तानाशाही का बैकफायर। सरकार के अत्यधिक कंट्रोल के कारण चीन की बड़ी टेक कंपनियों का दम घुट रहा है और विदेश निवेशक अब चीन से डरने लगे हैं। तीसरी बात है चाइना +1 स्ट्रेटजी। दुनिया भर की कंपनियां अब पूरी तरह से चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती और
अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को चीन से बाहर शिफ्ट कर रही है और यहीं पर भारत के लिए सबसे बड़ा मौका है। भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है। भारत सरकार PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की वजह से आज एप्पल जैसी कंपनियां भारत में आईफोन बना रही हैं, देश में सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहे हैं और हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI दुनिया में सबसे एडवांस है। चीन ने तानाशाही के रास्ते पर चलकर मानवाधिकारों को दबाकर 40 साल में जो विकास किया है, भारत उसी विकास को लोकतंत्र के दायरे में रहकर लोगों की मर्जी से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत का रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन यह रास्ता टिकाऊ है। अगर हम अपनी राजनीतिक, जाति और धर्म के विवादों से ऊपर उठकर क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करें तो कोई भी ताकत भारत को अगली आर्थिक महाशक्ति बनने से नहीं रोक सकती। आपको क्या लगता है, क्या भारत अगले 15-20 सालों में चीन की बराबरी कर पाएगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।